हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स की। देखिए, ये एक ऐसा नाम है, सुनते ही हमारे दिमाग में थोड़ा सा डर जरूर आ जाता है, लेकिन आज की वीडियो के बाद आपके मन से ये डर हमेशा के लिए दूर होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम अपने सेविंग अकाउंट में कितने मैक्सिमम रुपए, ज्यादा से ज्यादा रुपए रखें ताकि हमें कोई भी इनकम टैक्स का डर ना हो, यानी उनका नोटिस ना आए। इसके अलावा हम जानेंगे कि हमें मैक्सिमम कितने सेविंग अकाउंट खुलवाने चाहिए, या हम अगर कोई एफडी करवाना चाहते हैं तो हमें मैक्सिमम कितनी एफडी करवानी चाहिए ताकि हम इनकम टैक्स से बचे रहें। मान लीजिए हम कोई और भी अकाउंट खुलवा रहे हैं एफडी के अलावा, मान लीजिए हम पीपीएफ अकाउंट खुलवा रहे हैं या हम कोई सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो हमें मैक्सिमम कितने रुपए उसमें इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि हम इनकम टैक्स के नोटिस से बचे रहें। और आजकल हम बहुत सारे यूपीआई ट्रांजैक्शन का यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, अगर आप एक लिमिट के बाद उसमें ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड पे भी सेम रूल्स हैं कि अगर आप एक फिक्स लिमिट से ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई बिल पेमेंट करते हो तो आप इनकम टैक्स के रडार में आ जाओगे। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी चीजें क्लियरली और बिल्कुल आसान भाषा में जानने वाले हैं। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है, मान लीजिए आपने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर दी जिसको आप इनकम टैक्स को बता ना पाओ कि ये ट्रांजैक्शन, ये पैसे कहां से आए हैं, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 60% से लेकर 400% तक जुर्माना लगा सकता है। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए की वो ट्रांजैक्शन की थी जो आप बता नहीं पाए इनकम टैक्स को, तो आपको 4 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात कर लेते हैं कि हमें सेविंग अकाउंट में कितने रुपए रखने चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम जो भी डिस्कस करेंगे वो ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से बात कर रहे हैं। आप ये सारी चीज इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर वैलिडेट कर सकते हो, वहां पे जाकर भी आप ये सारी चीजें देख सकते हो। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेविंग अकाउंट में हमें कितने रुपए रखने चाहिए। देखिए, इनकम टैक्स के हिसाब से अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, देखिए जितना भी हमारा सरकारी कामकाज होता है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होता है। वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच के हिसाब से नहीं होता, वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो वो इसको 1 साल मान के चलते हैं। तो इनकम टैक्स के हिसाब से अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट करते हैं या फिर विड्रॉल करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, तो आप इनकम टैक्स के रडार पर आ जाते हो, यानी आपको कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। एक सिंपल भाषा में अगर जाने, अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में कभी 5,000 रुपए जमा किए, कभी 1 लाख रुपए जमा किए, कभी 50,000 रुपए जमा किए, ऐसे कर करके मान लीजिए आपने 11 लाख रुपए उसमें जमा कर दिए अपने सेविंग अकाउंट में, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स का नोटिस आने की पूरी संभावना हो जाती है। उसी प्रकार अगर आपने कभी 2 लाख रुपए निकलवाए, कभी 1 लाख, कभी 50,000, तो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन कर देते हो विड्रॉल के रूप में, यानी पैसे निकाल लेते हो 10 लाख से ज्यादा, तो उस केस में भी आप इनकम टैक्स के रडार पर आ जाते हो, आपको नोटिस आ सकता है। देखिए, बहुत सारे ये सोच रहे होंगे हमने बहुत बार ये पैसे ऐसे निकलवाए हैं, 10 लाख से हमारी लिमिट क्रॉस हो गई है, लेकिन फिर भी हमें नोटिस नहीं आया। आपकी बात बिल्कुल सच हो सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर बहुत ही कम है हमारी जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन फिर भी आप उनके रडार पे आ जाते हो, उनके सॉफ्टवेयर पे ये अपडेट हो जाता है कि आपकी ट्रांजैक्शन ज्यादा हो चुकी है, और इसके पूरे चांस बन जाते हैं कि आपको नोटिस आ सकता है। तो देखिए, जैसा कि इस वीडियो में बहुत सारे रूल्स हैं, वैसे ही पोस्ट ऑफिस के भी बहुत सारे रूल्स हैं। पोस्ट ऑफिस में लगभग 10 से ज्यादा योजनाएं हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम, पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम, पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस की एनएससी, पोस्ट ऑफिस की केवीपी, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम। तो ऐसे करके लगभग 10 से ज्यादा स्कीम्स पोस्ट ऑफिस में है। तो उन सब के रूल्स और उन सब रूल्स को याद करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं। हमने तैयार की है आपके लिए एक ई बुक, जिसमें पोस्ट ऑफिस की इन सारी स्कीम्स के रूल्स बिल्कुल आसान भाषा में है, जिसको आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हमेशा के लिए आपके पास रहेगी, और उसमें से आप कभी भी जो भी आपको रूल जानना है आप इजीली उसमें देख सकते हैं। इस ई बुक का प्राइस हम पहले 500 रुपए रखना चाहते थे, लेकिन हमें पता है कि सारे इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इसका प्राइस रखा सिर्फ 100 रुपीज। क्योंकि हमारी ई बुक की ये फर्स्ट लॉन्चिंग है, इसीलिए हमने एक स्पेशल ऑफर रखा है। पहले 500 लोगों के लिए ये प्राइस होगा सिर्फ 50 रुपए, जो एक पिज्जा और बर्गर से भी बहुत कम है। उसके बाद ये प्राइस बढ़कर 100 रुपीज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और इसका प्राइस हमने इसलिए इतना कम रखा ताकि सारे इसको इजीली अफोर्ड कर सके। लेकिन अगर फिर भी किसी को लगता है कि फाइनेंशियली इतना वीक है कि वो 50 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपनी कंडीशन बता सकता है, उसको हम ये फ्री में अवेलेबल करवा देंगे।
अगर आप ये ई बुक खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप इसको इजीली ले सकते हैं। अगर वहां पे आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत आती है तो हमने नीचे एक यूपीआई आईडी दे दी है, आप वहां से पेमेंट करके तो उसका स्क्रीनशॉट आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं या हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है सतविंदर नरवाल ऑफिशियल @gmail.com, वहां पे आप उसको भेज सकते हैं। हम उस ई बुक की कॉपी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चलते हैं अब हमारे मेन कंटेंट पे। मान लीजिए आपने 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन कर दी, यानी 10 लाख से ऊपर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में पैसे जमा करवाए या फिर पैसे निकलवाए, आपने वो कर दिए। आप बेशक कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है इनकम टैक्स के हिसाब से, लेकिन जब भी इनकम टैक्स का नोटिस आएगा तो आपको ये चीज प्रूव करनी होगी कि ये पैसे कहां से आए हैं। आपको सोर्स ऑफ फंड बताना होगा कि आपका जो भी ये पैसा है ये कहां से आया है। अगर आप बता देते हो और आपने आईटीआर जब फाइल की थी आपने ये सारा पैसा दिखाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई छेड़ने वाला नहीं है, आपको कोई भी कुछ बोलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं बता पाते तो उस केस में जैसे मैंने पहले बताया 60% से लेकर 400% तक आपको जुर्माना लग सकता है। मान लीजिए आपने कोई ऐसे ट्रांजैक्शन कर रखी है जिसमें 5 लाख रुपए आपने डिपॉजिट या विड्रॉल किए थे और आप उसको बता नहीं पाए इनकम टैक्स ऑफिसर को कि ये पैसा कहां से आया, तो उस केस में आपको 5 लाख का 60% यानी 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है, या ज्यादा से ज्यादा आपको 400% इसका जुर्माना यानी इसका 4 गुना 20 लाख रुपए तक आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जितने भी ट्रांजेक्शन करो उनका हिसाब किताब रखना जरूरी है। और आप ये सोच रहे होंगे कि हम इतनी सारी ट्रांजैक्शन करते हैं, इसका हिसाब किताब कैसे रखें और कितने साल का हमें हिसाब किताब रखना है। देखिए इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से आपको 8 साल का अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसा कि आज मान लीजिए 2023 है, अगर आज आपको नोटिस आता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 2015 की कोई अगर आपने ट्रांजैक्शन की थी, मान लीजिए 8 साल पहले, यानी 8 साल पहले भी आपने जो ट्रांजैक्शन की थी उसके बारे में पूछ सकता है। यानी 8 साल तक का आपके ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। इनकम टैक्स आपसे वो बिल्कुल रूल के हिसाब से कभी भी पूछ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल कि हमें मैक्सिमम कितने रुपए रखने चाहिए कि 10 लाख के बाद तो नोटिस आ जाएगा। देखिए नोटिस आने का मतलब ये नहीं है कि आप 10 लाख से ऊपर पैसे नहीं रख सकते। देखिए इनकम टैक्स भी ये बोलता है कि आप सेविंग अकाउंट में जितने चाहे उतने पैसे रख सकते हैं, उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। लेकिन जितने पैसे भी आप रखोगे उसका हिसाब किताब आपको आईटीआर में दिखाना पड़ेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पूछने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि इतना पैसा कहां से आया है। ये तो बात थी कि एक साल में हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उनको जोड़ के 10 लाख से ऊपर अगर कोई भी अमाउंट होती है तब इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। लेकिन अगर हम एक सिंगल ट्रांजैक्शन करते हैं उस केस में भी हमें इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। वो अमाउंट क्या है, देखिए अगर आप किसी भी सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन एक सिंगल ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी आपने 2 लाख रुपए इकट्ठे निकलवा लिए या 2 लाख से ज्यादा इकट्ठे रुपए निकलवा लिए, या फिर आपने एक ही ट्रांजैक्शन में यानी एक ही बार में 2 लाख रुपए से ज्यादा अपनी सेविंग अकाउंट में जमा कर दिए, तो उस केस में भी इनकम टैक्स की नजर आपके ऊपर रहती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप ट्रांजैक्शन करें वो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं लेकिन आपको वो नोट करके रखनी है कि वो पैसे कहां से आए थे, क्योंकि अगर नोटिस आता है तो आपको बताना पड़ेगा कि वो ट्रांजैक्शन के पैसे आपके पास कहां से आएंगे। एक सबसे बड़ा डाउट सबके मन में ये रहता है, मान लीजिए कोई छोटा मोटा कारोबार करता है, वो 2 लाख रुपए कमाता है, या कोई भी काम करता है वो 2 लाख रुपए कमाता है और वो 2 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में डाल देता है, और ये सच 2-2 लाख रुपए करके पिछले 10 साल से जोड़ रहा है, यानी अब उसके अकाउंट में 2-2 लाख रुपए करके 20 लाख रुपए हो चुके हैं। तो अब वो सोचेगा मेरे तो 10 लाख से ज्यादा पैसे हो चुके हैं सेविंग अकाउंट में, क्या मुझे भी इनकम टैक्स का नोटिस आएगा? देखिए इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लियर बोलता है कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि जो ये एक लिमिट है 10 लाख रुपए की, ये 1 साल की लिमिट है। और इसके अलावा क्योंकि आप 2 लाख रुपए ही कमा रहे हो, वही आप सेव कर रहे हो, 2.5 लाख रुपए तक की तो आपकी इनकम टैक्स फ्री है। तो इस केस में आपको थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कोई इनकम टैक्स का नोटिस इस केस में नहीं आएगा। अब हमारे दिमाग में कई बार ये डाउट ये भी रहता है कि हमें मैक्सिमम कितने सेविंग अकाउंट खुलवाने चाहिए। बहुत सारों के कई बैंकों में सेविंग अकाउंट है, क्या उस चीज का भी इंपैक्ट पड़ता है इनकम टैक्स का नोटिस आने में? देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से आप जितने चाहे उतने सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस उनकी तरफ से ये कहना है कि आप जितने भी उसमें ट्रांजेक्शन करोगे, पैसे जमा करोगे या पैसे निकालोगे, वो वैलिड होने चाहिए, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, आप टाइम पे आईटीआर भरते हो। उनकी तरफ से सिर्फ इतना कहना, आप कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हैं।
ज्यादा अकाउंट खुलवाने का एक ये भी फायदा है, मान लीजिए आपके पास 15 लाख रुपए हैं और आपने 3 सेविंग अकाउंट खुलवा रखे हैं, तो 5-5 लाख रुपए उसमें आप डाल सकते हो। और आपको जैसा कि पता, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड इतने चल रहे हैं कि एक क्लिक पे आपके सारे पैसे गायब हो जाते हैं। भगवान ना करे ऐसा हो। अगर आपने 3 अकाउंट में पैसे रख रखे हैं तो आपके 2 अकाउंट का पैसा सेफ रहेगा। इसके अलावा एक रूल और है, मान लीजिए आपने एक ही अकाउंट में 15 लाख रुपए रखे और भगवान ना करे वो बैंक अगर डूब जाता है तो सरकार सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही देगी, क्योंकि 5 लाख रुपए तक का ही आपका इंश्योरेंस होता है। यानी कोई भी बैंक अगर डूबता है तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलते हैं। वो कोई मैटर नहीं करता कि आपने बैंक में कितने पैसे जमा किए थे। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके 3 बैंक में कोई 3 सेविंग अकाउंट है और वो बैंक डूब जाते हैं, तो उस केस में हर बैंक की तरफ से आपको 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। यानी आपने जो 5-5 लाख रुपए 3 बैंकों में 15 लाख रुपए जमा किए थे, तो आपके वो सारे रिकवर हो जाएंगे। अगर उसको आप एक ही बैंक में रखते तो आपके वो रिकवर नहीं होते। तो ये कुछ एक बेनिफिट्स हैं जो अगर आप एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो उसके ये बेनिफिट्स हैं। इसके छोटे मोटे कुछ नुकसान भी हैं, जैसे अगर बहुत सारे सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं तो उनमें पैसा हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन से अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं। और इसके अलावा कई बार हमारे जो एटीएम चार्जेस हैं, चेकबुक चार्जेस हैं, वो हर सेविंग अकाउंट के हिसाब से आपको अलग लगते हैं। तो ये एक छोटे मोटे ड्रॉबैक्स हैं अगर हम ज्यादा सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें मैक्सिमम कितनी एफडी खुलवानी चाहिए और उन सारी एफडीओ में हमें कितने पैसे मैक्सिमम डिपॉजिट करने चाहिए ताकि हम इनकम टैक्स से बचे रहें। देखिए, इनकम टैक्स के हिसाब से आपको क्लियर बताया गया है, आप जितनी चाहें उतनी एफडी खुलवा सकते हैं, लेकिन उन्हें एक सेम लिमिट दी है कि अगर सारी एफडी को मिलाकर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा के पैसे जमा करते हैं तो आप इनकम टैक्स की रडार पे आ जाते हैं और आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इसके अलावा इनकम टैक्स के हिसाब से अगर आपने जितने भी एफडी खुलवा रखी हैं उनका कुछ ना कुछ ब्याज बनेगा। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में वो ब्याज 40,000 रुपए से ज्यादा का बनता है तो सभी बैंकों में आपको 10% टीडीएस काटकर वो ब्याज दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट 50,000 रुपए तक की है। अगर इंटरेस्ट आपका 50,000 से ऊपर बनता है एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर आप सीनियर सिटीजन है, तो आपका तब जाकर 10% टीडीएस काटा जाएगा। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की, तो पोस्ट ऑफिस में आपका एफडी पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। पोस्ट ऑफिस में सिर्फ आपके सीनियर सिटीजन स्कीम पे टीडीएस कटता है, किसी और स्कीम पे टीडीएस नहीं कटता। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि यूपीआई की जो हम पेमेंट करते हैं, जो आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रही है, कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो उस केस में कैसा है और क्रेडिट कार्ड के केस में कैसा है। देखिए, हम क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, उसका बिल पे करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, या तो हम ऑनलाइन पैसा जमा कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का, या उस क्रेडिट कार्ड के बैंक में जाकर हम वो बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स के हिसाब से अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल ऑफलाइन पे करते हो, यानी बैंक में जाकर पे करते हो क्रेडिट कार्ड का बिल, और वो बिल 1 लाख से ऊपर का आप पे करते हो, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स का नोटिस आने के चांस बन जाते हैं। अगर आप ऑफलाइन 1 लाख रुपए का कैश में जाके अपना बिल पेमेंट करते हो। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो अपने क्रेडिट कार्ड बिल की, तो उस केस में ये लिमिट 10 लाख रुपए है। यानी अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल पे करते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अब बात कर लेते हैं, जैसे बहुत सारे छोटे मोटे दुकानदार हैं वो यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, तो उस केस में क्या इनकम टैक्स की नजर रहती है उन पे। देख, सबसे पहले तो बात ये है, जो भी छोटे मोटे दुकानदार हैं वो क्या करते हैं, जो भी पेमेंट आती है वो यूपीआई से ले लेते हैं, फिर उससे सामान खरीद के लेके आते हैं, फिर उसको दोबारा से बेच देते हैं। लेकिन जो यूपीआई से उनका जो बैंक अकाउंट कनेक्ट होता है वो सेविंग अकाउंट कनेक्ट होता है। तो सेविंग अकाउंट ऐसा माना जाता है, जो भी पैसा उस सेविंग अकाउंट में आ रहा है वो आपकी एज ए इनकम मानी जाती है, जबकि वो इनकम नहीं है। वो तो सामान लेके आया था, फिर उसका दोबारा से सामान ले आया, उसमें थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट हुआ उसकी वो छोटी मोटी वो कमाई होती है। तो उस केस में उस दुकानदार को क्या करना चाहिए, वहां पे सेविंग अकाउंट को हटा के उसको करंट अकाउंट वहां पे ऐड करवाना चाहिए। और इनकम टैक्स के हिसाब से अगर एक दिन में 10,000 से ज्यादा की कोई पेमेंट रिसीव करता है कोई भी दुकानदार या कारोबारी, तो उस केस में उसको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो ये थे कुछ रूल्स जिसमें आपको ध्यान रखना है ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने रिलेटिव्स के और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अगली बार ट्रांजैक्शन करने से पहले अवेयर रह सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।